नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से। और एम्स्टर्डम में पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है। प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किला से दिए गए स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल हैं। 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्तधारा की 7 शक्तियों की बात की है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो। गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। गृहमंत्री ने अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही। श्री शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसे पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। गृहमंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के 3 दिन के भीतर 3 नए आपराधिक कानून लागू कर अपना वादा पूरा किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है।
देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट। चर्चा के दौरान सीमा पार अपराधों और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने, एकीकृत जांच चौकी, सड़क और रेल नेटवर्क पर बात हुई। दोनों पक्षों ने अतिक्रमण हटाने और सीमाओं के रखरखाव पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत और क्षमता विकास को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया और इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नेपाल में होने वाली संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक की तारीख पर भी सहमति जताई। समाचार कक्ष से जसपाल कौर। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एक ऐसा पर्यटन का भविष्य जो अधिक रेजिलिएंट हो, जो इनोवेशंस को अपनाए और उसके साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी की आधारशिला का निर्माण करेगा। क्योंकि भारत के लिए पर्यटन केवल मॉन्यूमेंट्स की विजिट तक सीमित नहीं, अभी तो हमारी संस्कृति को जानने, हमारी संस्कृति की पहचान कराने का और इस तरह का अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम भी है, जिसके माध्यम को हम लोग अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के साथ में जोड़ सकते हैं। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपये से बढ़कर करीब 55 रुपये प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट मल्हार कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेनजी से धैर्य और दायित्व के साथ व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के स्वयं प्रभा चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से केवल 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंककर पहला स्थान हासिल किया। उधर कुश्ती में भारत की महिला पहलवान काजल धोचक ने स्लोवाकिया में अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में काजल ने चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराया। इधर BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशु और टेन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया यी फैन और झांग शुशियान को 16-21, 21-15, 21-13 से हराया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। उधर अम्स्टल फेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के बाद भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में आज गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वर्तमान में अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद कनक। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का संक्रमण नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण की पहली खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, राजधानी में एक दिन में स्वाइन फ्लू के 114 मरीज मिले। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, कुल मामले पिछले साल से 7 से 8 गुना बढ़े। केंद्र ने स्वाइन फ्लू पर दिल्ली के अस्पतालों को किया अलर्ट। हिंदुस्तान ने लिखा है, फेफड़े हो रहे प्रभावित। चीनी की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा 15 दिन की भंडारण सीमा तय करने पर जनसत्ता ने अपने संपादकीय में चीनी की कड़वाहट शीर्षक से लिखा है, भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी रोकना है तो ये स्वागत योग्य, मगर सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि छोटे कारोबारियों पर नियमों का अनावश्यक बोझ न पड़े। लद्दाख में ग्रेविटी आधारित डायवर्जन से ग्लेशियर का पानी इगूफे सिंचाई नहर की ओर मोड़कर खेतों तक पहुंचाने की योजना दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर है। पत्र लिखता है, 9 करोड़ लीटर पानी अब भारत को सींचेगा। यमन के पास समुद्री लुटेरों द्वारा 2 जहाजों को अगवा किए जाने की खबर भी अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, 22 भारतीय नाविकों को बंधक बनाया। विदेश मंत्रालय ने कहा, सभी भारतीय सुरक्षित। सिविल जज भर्ती योग्यता नियमों में बदलाव की खबर दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी सहित कई अखबारों में है। नवभारत टाइम्स लिखता है, 1 साल की वकालत पर अब बन सकेंगे जज। राजस्थान पत्रिका ने विदेश कारोबार में मोदी सरकार का बड़ा कदम शीर्षक से लिखा है, अब डॉलर ही नहीं रुपए में भुगतान ले सकेंगे निर्यातक। पत्र लिखता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपए का रुतबा बढ़ेगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दिल्ली में खाली सरकारी मकानों को किराए के घर में बदलने की योजना नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। और अमर उजाला ने अपने अंतिम पृष्ठ पर बताया है, पाकिस्तान में दिल्ली की चाट और ढाका में खूब पसंद की जा रही बनारसी साड़ियां, न्यूयॉर्क से कराची तक भारतीय व्यंजनों का क्रेज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की।
भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।